जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है आपका। और अपना चैप्टर चल रहा है छठा, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। एक वीडियो क्लास अपनी इसकी हो चुकी है और आज की वीडियो क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट है वो कर लेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हमारे देश भारत के आर्थिक विकास को लेकर योजना आयोग, जो कि आज उसके स्थान पर नीति आयोग है, वो चल रहा है। तो उस योजना आयोग के द्वारा कौन सी योजनाएं हैं वो क्षेत्र के विकास के लिए चलाई गई थी, हम उनको पढ़ रहे हैं। अर्थात हम प्रादेशिक नियोजन को समझ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने दो कार्यक्रमों के बारे में अच्छे से जान लिया भी, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए क्या किया जा रहा था और सूखा संभावी जो क्षेत्र है उसके लिए क्या किया जा रहा था। आज हम तीसरी और चौथी दो प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे और साथ में बेसिक नॉलेज हम सतत पोषणीय विकास का भी ले लेंगे, क्योंकि कुछ छोटे छोटे प्रश्न उसके अंदर भी बन जाते हैं। तो ये तो था भी आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं आज की क्लास का अपना तीसरा प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम का नाम है, पहले तो नाम की बात करें, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड ट्राइब्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम, ITDP, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम कहां चल रहा है? जिस इलाके में चल रहा है उस इलाके का नाम है भरमौर जनजातीय क्षेत्र। तो अब हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए, सर ये भरमौर क्षेत्र है कौन सा? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हम पहाड़ियों की वादियों के अंदर चल रहे हैं और वो एरिया है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का भी एक जिला है जिसका नाम है चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की दो तहसीलें हैं जिनका नाम है भरमौर और होली। उन दोनों तहसीलों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले की दो तहसीलें भरमौर और होली के अंदर, ये यहां पर आप नक्शा देख पा रहे हो, ये पूरा हिमाचल प्रदेश का मानचित्र है और ये चंबा जिला है। और चंबा जिले की ये जो इलाका है जिसको कहा जाता है भरमौर क्षेत्र, तो भरमौर और होली तहसील वाला जो इलाका है वो ही भरमौर क्षेत्र कहलाता है। अब थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए है, कोई जरूरी नहीं आप इसको याद रखें। अक्षांशीय विस्तार की बात करें, ये पूरा यहां पर बड़ा करके बता दिया गया है, मैप भी आपकी पाठ्य पुस्तक में है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 32 डिग्री 11 मिनट से लेकर 32 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश, 32/11 से लेकर 32/41 तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब बात करें देशांतरीय विस्तार की तो आप देखेंगे इधर से 76 डिग्री 22 मिनट से लेकर 76 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है जी। यहां तक ये विस्तार, तो 76 डिग्री 22 मिनट पूर्व से लेकर 76 डिग्री 53 मिनट पूर्व तक इसका विस्तार है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1818 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यहां पर लगभग 39,113 लोग निवास करते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे भी वो कौन से लोग हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भरमौर का जनसंख्या घनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी बहुत ही कम लोग रहते हैं। अब बात आती है भी इस एरिया को जनजाति क्षेत्र के अंदर कब अधिसूचित किया? भरमौर को जो ST की सूची के अंदर कब शामिल किया गया, ये तारीख आपको ध्यान में रखनी होगी। 21 नवंबर 1975 को भरमौर को जनजातीय क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया, उसकी बकायदा नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया। तो इस भरमौर एरिया के अंदर हमने कहा 39,113 लोग रहते हैं। अब बात करें वो लोग हैं कौन से, वैसे तो आप यहीं से समझ सकते हो, जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र यानी भरमौर क्षेत्र के अंदर एक जनजाति रहती है और उस जनजाति का नाम है गद्दी। बहुत प्यारा प्रश्न छोटा सा,
भरमौर जनजातीय क्षेत्र में कौन सी जाति निवास करती है, जनजाति निवास करती है, तो उसका नाम क्या है, गद्दी है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गद्दी जनजाति की कोई 2 विशेषताएं 3 विशेषताएं बताएंगे। तो गद्दी लोग हैं, एक तो ये ऋतु प्रवास करते हैं, यानी मौसम बदलता है, जब मौसम बदलता है तो पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं और वापस फिर जरूरत होती है तो पहाड़ों पर वापस चले जाते हैं मौसम के अनुसार। प्रवास आपका समझा हुआ है। तो गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं। और दूसरा, इनकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का नाम है गदियाली। गदियाली ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, आधा द और पूरा द, गदियाली भाषा बोलते हैं। तो भरमौर क्षेत्र के अंदर गद्दी जनजाति निवास करती है। ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं, गदियाली भाषा बोलते हैं। इनकी आर्थिक क्रियाओं की, काम की बात करें तो ये लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, भेड़ पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं। ये इनके प्रमुख व्यवसाय हैं, यानी प्रमुख काम है। तो ये उन गद्दी जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं होगी। अब इस क्षेत्र के अंदर काम सरकार ने कब स्टार्ट किया, जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अभी इस गद्दी को भी हम जनजाति के अंदर ले रहे हैं। और ये जो पूरा इलाका है भरमौर और हौली तहसील वाला, ये भरमौर क्षेत्र है, एक जनजातीय क्षेत्र है। तब ये अधिसूचना जारी होने के बाद यहां पर विकास का कार्य है वो सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। तो गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के बाद इस क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक के अंदर शुरू है, वो हो गई थी। हालांकि जनजातीय क्षेत्र के लिए बात करें तो योजना 1974 से चल रही थी। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप योजना को प्रस्तुत किया गया था। ध्यान दीजिएगा, लागू नहीं भी, हाँ हम ये शुरू करने जा रहे हैं। तो यानी पूरे इलाके के अंदर नहीं करके कुछ विशेष एरियाज के अंदर जनजातियों के डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं चलाई गई उन्हें ही जनजातीय उप योजना है वो कहा गया। ये शब्द आपको याद आ रहा होगा, पहले पढ़ा था। पहले कब पढ़ा, 1981 में राष्ट्रीय जो आयोग बना था उसने क्या कहा था भी, पर्वतीय क्षेत्र की विकास कार्यक्रम योजना जो चल रही है उसमें उन क्षेत्रों को शामिल किया जाए जिनकी ऊंचाई उस इलाके की 600 मीटर से अधिक है और वो एरिया जनजाति उप योजना क्षेत्र में शामिल नहीं हो। तो इसका मतलब वो योजना यहां नहीं चल रही है। अब यहां पर तो कौन सी चल गई, जनजातीय उप योजनाएं हैं, उसका हिस्सा हो गया ये भाग। तो यहां की गद्दी जनजाति, उनकी विशेषताएं और यहां पर कब क्या प्रारंभ किया गया, किस दशक से प्रारंभ हुआ, उसकी बात होगी। बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको गौर करते जाना है। इसके बाद में ये जो कार्यक्रम चला, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम ITDP जिसको कहते हैं, इसके उद्देश्य क्या है? क्योंकि 1974 में इसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 5 योजनाएं चल रही थी उनमें से एक योजना ये है जिसको ITDP का दर्जा है वो सरकार ने प्रदान है वो किया। अब इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य वही गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना, गद्दी जनजाति है उनके जीवन के अंदर सुधार करना। दूसरा, भरमौर और हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच विकास के अंतर को कम करना, यानी भरमौर वाला जो इलाका है ये पिछड़ा हुआ है और भरमौर के अलावा जो दूसरा इलाका था वो इनसे कहीं ज्यादा समृद्ध था। तो इन दोनों इलाकों के अंदर जो डेवलपमेंट का अंतर था उस अंतर को कम करना, और अंतर को कम करने के लिए ही ये योजना चलाई गई ताकि भरमौर के अंदर भी विकास कार्य है वो तेजी से चले। और इसके लिए क्या करना था, गद्दी जनजातियों के लोगों का उत्थान करना था। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए तो इन 2 प्रमुख कामों की वजह से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। अब बात आती है भी इसके तहत कौन कौन से काम हैं वो किए गए उस भरमौर क्षेत्र के अंदर। तो वहां पर परिवहन, ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई, कम्युनिकेशन, संचार, कृषि और इससे जुड़े हुए काम, सामाजिक और सामुदायिक जो सेवाओं के विकास को महत्व दिया गया। ज्यादा से ज्यादा सर्विस है वो वहां लोगों को प्रोवाइड है वो करवाई गई।
इसमें अगर हम बात करें, जो दो इलाका है इसका, होली और खानी क्षेत्र, होली और खानी क्षेत्र का अधिक विकास हुआ। ये जो इलाका है, अभी मैं इसको थोड़ा सा डार्क करके आपको बता दूं, ये एरिया है खानी क्षेत्र। इस क्षेत्र का खूब अच्छा डेवलपमेंट हुआ। और दूसरा है, आप यहां देखेंगे, ये है हाली क्षेत्र। इस हाली क्षेत्र का तो आप देखिए दो क्षेत्र, खानी क्षेत्र और होली क्षेत्र का तो डेवलपमेंट अच्छा हुआ भरमौर क्षेत्र के अंदर। बल्कि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो ये जो यहां वाला तुंदाह क्षेत्र है और दूसरा यहां पर जो कुगती क्षेत्र है, इनका डेवलपमेंट कुछ कम हुआ है। लेकिन फिर भी इस योजना का जो लाभ है वो ज्यादा इलाके के अंदर हुआ है। तो होली और खानी क्षेत्र में अधिक विकास हुआ, तुंदा और कुगती क्षेत्र में विकास है वो कम हुआ। और इसके तहत ये सारे प्रमुख कार्य है वो किए गए। चलिए अब बात करें, एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है भी, भरमौर क्षेत्र के अंदर, भरमौर जनजातीय क्षेत्र के अंदर इस आईटीडीपी योजना से कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ हुए। बहुत प्यारा प्रश्न, हम इनको एक नोट्स रूप में हम अच्छे से समझते जा रहे हैं भी। इस योजना के चलने से गदियाली लोगों के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या बेनिफिट मिला। तो इसमें एक तो यहां स्कूल खुले, अस्पताल खुले, पीने को पानी मिला, सड़कें, संचार और बिजली के रूप में बहुत विकास हुआ। तो ये तो हो गया सांस्कृतिक डेवलपमेंट की बात। हॉस्पिटल खुल गए, स्कूल खुल गए, पीने का पानी मिल गया, लाइट की सुविधा मिल गई। एक तो ये काम हुआ। आपको पता है जब जिस इलाके में ये सुविधाएं बढ़ती है तो लोगों का अपने आप ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, साक्षरता दर की अगर बात करें, लिटरेसी रेट की, वो भी वहां पर तेजी से बढ़ी, क्योंकि स्कूल है यानी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया तो साक्षरता भी तेजी से बढ़ गई। 2011 में वहां पर की साक्षरता थी 65%, जो कि 1971 में तो केवल 1.8% थी। तो डिफरेंस देखिएगा, इस योजना का क्या लाभ हुआ, 1.8 से 65% तक जो साक्षरता है वो बढ़ गई। और दूसरा, पुरुष तो फिर भी पहले ही पढ़े लिखे थे कुछ, लेकिन महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा अनपढ़ थी। तो महिलाओं और पुरुष की जो साक्षरता का जो अंतर था वो भी कम हुआ। तो महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता की दर का जो डिफरेंस था वो कम हो गया इस योजना से। इससे लिंगानुपात में सुधार हुआ, यानी बेटियों की वैल्यू समझने लगे। जब एजुकेशन आती है तो ये परिवर्तन अपने आप आ जाते हैं। और साथ में ही बाल विवाह के अंदर कमी आई। तो देखिए सामाजिक रूप से भी उनका विकास हो रहा है। किसकी वजह से संभव हुआ, लिटरेसी से, यानी स्कूलों की वजह से। तो स्कूल से साक्षरता बढ़ी, साक्षरता बढ़ने से महिला पुरुषों की साक्षरता दर का अंतर कम हुआ, लोगों में समझ विकसित हुई, लिंगानुपात में सुधार हुआ, बाल विवाह में कमी आई। अब 18 और 21 साल से पहले वहां पर शादी नहीं की जाती। पशु चारण के घटते महत्व के कारण ऋतु प्रवास में कमी आ गई। अब उनको लग गया भी पशु चारण से हम बहुत ज्यादा लाभ नहीं उठा सकते, तो वो ऋतु प्रवास करना भी उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया। इसका मतलब वो स्थायी रूप से रहने लग गए और उन्होंने नए विकास के लिए नए नए काम हैं उनको अपनाना शुरू किया। परंपरागत खाद्यान्न फसलों और पशु चारण के साथ साथ उन्होंने दाल और अन्य जो नकदी फसलें हैं, जिनको सारी की सारी फसलों को बाजार में बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं, उन फसलों की खेती में भी वृद्धि हुई। तो देख पा रहे हो इस आईटीडीपी योजना से गदियाली लोगों के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत लाभ देखने को मिले। एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वो बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये होगी एक योजना। अब बात करते हैं जी आज की अपनी लास्ट योजना जो कमांड क्षेत्र से जुड़ी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। छोटा मोटा एक प्रश्न, बड़ा नहीं आया तो छोटा जरूर आता है एग्जाम में प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात हो रही है, IGNP शॉर्टकट इंग्लिश में जिसको कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के लिए मुख्यतः निकाली गई, ये राजस्थान के लिए निकाली गई प्रमुख नहर है। अब सबसे पहली बात आती है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है। यहां पर देखिए ये है हरिके बैराज, हरिके पतन जिसको कहा जाता है।
यहां पर दो नदियां मिलती है, एक तरफ से व्यास और एक तरफ से सतलज, और ये इधर सतलुज आगे निकल जाती है। तो सतलुज और व्यास नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया, हरिके बांध या बैराज, और यहां से निकाली गई इंदिरा गांधी नहर। और ये पश्चिमी राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर से होते हुए, पहले इसका सिरा सिर्फ मोहनगढ़ तक था, मोहनगढ़ जैसलमेर तक, ये यहीं तक प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में इसको आगे बाड़मेर के गडरा रोड तक है वो बढ़ा दिया गया है। तो अब बाड़मेर तक है वो इससे लाभान्वित है, वो हो रहा है। वो अलग बात है, भी आगे पानी बहुत ही कम पहुंच पाता है। तो ये है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, यानी आपको इंडिया मैप पर इसको भरना भी आना चाहिए। कई बार एग्जाम के अंदर इसको भरना पूछ लिया जाता है, तो सीधी सी बात, ये लाइन खींचनी है इधर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर वाले इलाके में, और लिख देना है भी ये रही इंदिरा गांधी नहर। और इसकी बात करें तो पहले ये पंजाब के अंदर, फिर कुछ हरियाणा के अंदर, और फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में जहां प्रवेश करती है वो तहसील है टिब्बी तहसील, जो कि मेरी तहसील है। टिब्बी तहसील में एक गांव है खारा खेड़ा, खारा खेड़ा गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं केवल, खारा खेड़ा गांव है टिब्बी तहसील में। मेरा गांव कुलचंदर जो पड़ता है वो हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील में ही पड़ता है। तो मेरे गांव से सामने से ही ये नहर है वो निकलती है। तो खारा खेड़ा से ये बहती है, और फिर आगे चलकर टिब्बी के बाद में एक गांव आता है मसीतावाली, मसीतावाली, वहां पर एक हेड बना है। तो ये जो इंदिरा गांधी नहर है, ये हरिके बैराज से लेकर मसीतावाली तक, इसे फीडर नहर कहा जाता है। फीडर नहर का मतलब होता है भी इससे पहले लगभग 204 किलोमीटर यहां फीडर की लंबाई है यहां तक। तो फीडर का मतलब होता है भी पीछे इसके पानी का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब मसीतावाली हेड और इससे आगे के इलाके में अलग अलग ब्रांचेस है, वो नहरें भी इससे निकाली गई है, छोटी नहरें निकाली गई है, और इनको क्या कहा जाता है, वितरिकाएं कहा जाता है, ब्रांचें वितरिकाएं कहा जाता है, जिससे बहुत सा इलाका है वो सिंचित होता है। कुछ ऐसी बेसिक बातें अब हम यहां समझने जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। सबसे पहले जानिए इस नहर का पुराना नाम क्या है, तो वो है राजस्थान नहर। 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, तो उसके कुछ दिन बाद 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम राजस्थान नहर से बदलकर इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी नहर है वो रख दिया जाता है। तो पुराना नाम इसका राजस्थान नहर। इस नहर का जनक भी, किसने इस नहर का प्रोजेक्ट दिया था, तो उनका नाम है कंवर सेन। कंवर सेन ने 1948 में ये बताया था भी इस प्रकार से अगर यहां से नहर निकाली जाए तो ये पश्चिमी राजस्थान का जो रेतीला इलाका है ये सिंचाई से हरा भरा हो सकता है। और फिर उसी के तहत ये परियोजना आगे चलकर शुरू हुई। 31 मार्च 1958 को इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। उत्पत्ति आपको बताइए कहां से निकलती है, हरिके बैराज से, हरिके बांध कह दीजिए, वहां से निकलती है। और इस मुख्य नहर और इससे जो भी वितरिकाएं निकलती है, अगर उन सब की लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई है 9060 किलोमीटर। 9060 यानी सभी ब्रांचों की, जितनी भी ब्रांचें, बहुत सारी ब्रांचें इससे निकलती है जो खेतों के अंदर पानी लेकर जाती है, उन सब की लंबाई 9060 किलोमीटर है। इससे कुल सिंचित एरिया है वो है 19.63 लाख हेक्टेयर। ये आंकड़े थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। कुल सिंचित एरिया कितना है, 19.63 लाख हेक्टेयर। ध्यान रखिएगा, लाख है और इसके बाद हेक्टेयर है। एक हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा की बात होती है। तो 19.63 लाख हेक्टेयर इलाके में ये पानी पहुंचता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। और पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए ये जल पहुंचाती है। इसके अलावा पीने के लिए पानी मिलता है, पशुपालन के लिए भी मिल जाता है, मछली पालन के लिए भी ये पानी है वो उपलब्ध हो जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटी बेसिक बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है छोटे प्रश्नों के लिए। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर के निर्माण की।
इसका जो निर्माण है वो 2 चरणों में पूरा हुआ। हम यहां पर मेन जो अपना फोकस रहेगा वो सिंचाई को लेकर रहेगा। सबसे पहले बात करें फर्स्ट चरण की। पहले चरण में किनको लाभ मिला राजस्थान के अंदर? तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर का उत्तरी भाग, ये हनुमानगढ़ यहां वाला, फिर ये गंगानगर और ये उत्तरी बीकानेर वाला जो इलाका है, इस इलाके को फायदा मिला भी, यहां पानी पहुंचाया गया। उससे पहले आपको पता है ये फीडर है, रास्ते में तो पानी का इस्तेमाल करना ही नहीं है, अभी राजस्थान का पानी है और यहां पूरा पहुंचेगा। तो हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर का उत्तरी भाग इससे लाभान्वित हुआ। अब इस पहले चरण के अंदर टोटल सिंचित क्षेत्र है वो है 5.53 लाख हेक्टेयर। टोटल हमने बात की थी, अभी देखिए हमने कहा था टोटल कितना एरिया इससे सिंचित हो रहा है, 19.63 लाख हेक्टेयर की। इनमें से बात करें तो फर्स्ट चरण के अंदर 5.53 लाख हेक्टेयर, ये आंकड़ा ध्यान रखना है। और इस पहले चरण के अंदर इस इलाके में सिंचाई कब शुरू हुई? 1960 के दशक के अंदर। 1960 के दशक में यहां सिंचाई है वो प्रारंभ हो गई और यहां पर खेतों में पूरा पानी फसल को अच्छे से पकाने के लिए उपलब्ध होने लग गया धीरे धीरे। अब बात करें दूसरे चरण में किन जिलों को लाभ मिला, तो यहां बीकानेर का उत्तरी भाग हो गया। अब बीकानेर का आगे का जो बचा हुआ भाग, ये इलाका दक्षिणी वाला, तो बीकानेर हो गया जी अब पूरा, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और चूरू। इधर देखें तो जोधपुर तक पानी पहुंचने लगा, इधर नागौर तक और इधर चूरू तक पानी पहुंचने लगा लाभ के लिए भी। इन इलाकों तक भी कई स्टार्टिंग में पीने के लिए और बाद में कुछ पानी सिंचाई के लिए भी मिलने लगा। तो इसमें बीकानेर आ गया, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और चूरू लाभान्वित हुए दूसरे चरण में। और इसका सिंचित एरिया की बात करें तो बचा हुआ कितना बच गया? 14.10 लाख हेक्टेयर। तो एक तो हो गया 5.53 तो पहले चरण में और दूसरे चरण के अंदर 14.10, तो टोटल कितना हो गया? 3, 6, 5 और 4, 9, 19.63 लाख हेक्टेयर एरिया है वो इससे सिंचित होता है। और यहां सिंचाई कब प्रारंभ हुई? 1980 के दशक में। और यहां कब हुई? 1960 में। यहां 1980 के दशक में। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस एरिया की, 70% सिंचाई है वो वितरिकाओं से होती है। जिन एरिया की हमने बात की है पश्चिमी राजस्थान के, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, इनकी जो हमने बात की है, यहां पर 70% सिंचाई है वो वितरिकाओं से होती है, जो ब्रांचें नहरें निकाली गई है उनसे। और 30% सिंचाई है वो लिफ्ट नहरों से हुई है। लिफ्ट यानी पंप करके पानी ऊपर पहुंचाया जाता है, क्योंकि इसका इधर वाला पश्चिमी, ये बाईं साइड वाला जो इलाका है ये ऊंचा पड़ता है, यहां की जमीन इस नहर से थोड़ी ऊंची है, तो इसलिए इस साइड में जो पानी है वो पंप करके पहुंचाना पड़ता है और फिर आगे नहर निकाली जाती है। तो लिफ्ट नहर कैसे काम करती है, यानी लिफ्ट कैसे किया जाता है पानी, इसका वीडियो का लिंक है वो यहां पर आई बटन में मैं आपको दे दूंगा। अभी मेरे स्टूडेंट ने मुझे बना के भेजा है, उनके गांव के पास से ये लिफ्ट कैनाल है वो पहुंचती है। पहले लगा हुआ वीडियो है, उसका लिंक यहां दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको पता चल जाए भी लिफ्ट नहरों से पानी है वो कैसे पंप किया जाता है। बड़ी बड़ी मोटरें और पंप है वो वहां पर लगे हुए होते हैं। तो 30% सिंचाई लिफ्ट नहरों से होती है और लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती है। यह नहर का इस साइड में कहलाता है दायां, इस हिसाब से समझिएगा, और यह है बायां। तो बाईं साइड में क्योंकि ऊंची भूमि है इसलिए यहां पर पानी लिफ्ट करना पड़ता है। समझ गए जी? ये सारी बेसिक नहर के चरणों जितने भी हैं दोनों, उनको अच्छे से हमने जान लिया। अब बात करें भी इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना जब आ गई पश्चिमी राजस्थान में तो इसके क्या प्रभाव पड़े। देखिएगा ज्यादा प्रभाव तो अच्छे ही पड़े, जहां पानी नहीं था वहां पानी पहुंच गया भैया, खेती के लिए पानी मिल गया, पीने के लिए, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, पानी मिलना स्टार्ट हो गया। और क्या चाहिए? तो सबसे ज्यादा तो सकारात्मक, हालांकि कुछ नकारात्मक पक्ष भी है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जाने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सकारात्मक
पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़े? इससे वृक्षारोपण और चारागाह विकास से पश्चिमी राजस्थान की भूमि हरी भरी होगी। वृक्ष लगाए गए, पशुओं को चराने के लिए चारा मिल गया और यहां की भूमि हरी भरी होगी। वायु अपर्दन है वो कम हो गया, जिससे क्योंकि घास लगने लग गई तो वायु अपर्दन कम हो गया, मिट्टी उड़कर कम जाने लग गई, जिससे मरुस्थल का फैलाव है वो रुक गया। तीसरा, सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी। अब उस इलाके के अंदर जो जमीन खाली पड़ी थी, उपजाऊ थी लेकिन खाली पड़ी थी, अब वहां पर पानी लगने लग गया खेतों के अंदर, तो बोया गया जो एरिया है उसके अंदर वृद्धि होगी। जब बोया गया एरिया बढ़ता है तो सीधी सी बात है उत्पादन भी ऑटोमेटिक बढ़ गया। सिंचाई से कृषि और पशुधन उत्पादन के अंदर भी वृद्धि हुई। पारंपरिक जो फसलें थी, चना, बाजरा, ग्वार, जो कम पानी वाली फसलें थी, इनके स्थान पर कुछ अधिक पानी वाली फसलें भी जैसे गेहूं, कपास, चावल, मूंगफली ने ले लिया। तो गेहूं, कपास, चावल है, मूंगफली ये भी यहां पर होने लग गई। अकाल पर रोक लग गई, क्योंकि पहले पानी की वजह से हालत खराब हो जाते थे, अकाल पड़ जाता था, अब उससे निजात मिल गया, लोगों की इनकम बढ़ गई, और जब इनकम बढ़ती है तो अपने आप ही जीवन स्तर में सुधार होने लग जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछे भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सकारात्मक पक्ष क्या हैं, तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। तो ये 6 पक्षों की हमने बात कर ली, तो 2-4 अच्छे से ध्यान में आप जरूर रखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। अब बात कर ले नकारात्मक पक्ष की। तो नकारात्मक तो यही है, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकल रही है वहां पर क्या है, क्योंकि इसके तटबंध क्या थे, अभी तो पक्की कर दी है, पहले जब कच्ची थी तो जैसे टिब्बी तहसील के आगे मसीतांवाली के पास के जो गांव हैं, डबली वगैरह जो, तो वहां पर क्या है, इनके तटबंधों से पानी रिश कर, क्योंकि वाटर लेवल है वो ऊपर आ गया, वाटर लेवल ऊपर आ जाता है तो पानी जमीन के ऊपर आने से वहां की भूमि है वो खराब हो गई, और वो पानी ऊपर आना वो कहलाता है सेम। तो इससे सेम की समस्या उत्पन्न होगी, जल भराव की। अब तो काफी हद तक वो खत्म हो चुकी है, और मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई, भूमि है वो लवणीय हो गई, अनुपजाऊ हो गई वहां पर, तो सेम और मृदा लवणता की समस्या है वो इससे उत्पन्न होगी। अब इस नहर को पक्का कर दिया गया है। चलिए साहब, अब एक टॉपिक है सतत पोषणीय विकास, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लें और उसके बाद हम बात करें भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो हम बात कर रहे हैं उसका सतत पोषणीय विकास करने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो उसमें जो शब्द आता है सतत पोषणीय विकास, तो पहले उसको जान ले भी क्या है, हालांकि हम कई बार जिक्र कर चुके हैं भी। इसका सिंपल सा अर्थ यही है भी हम चीजों को इस प्रकार से इस्तेमाल करें भी भविष्य के अंदर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीजें बची रह जाए। तो वही चीज होती है सतत पोषणीय विकास। तो इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए क्या कुछ किया गया, थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज। पर्यावरणीय मुद्दों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, विश्व पर्यावरण यानी वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की स्थापना की। तो एक अपने आप में छोटा सा प्रश्न आ गया भी, पर्यावरणीय मुद्दों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस आयोग की स्थापना की? विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की। इंग्लिश में बात करें तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और इस WECD के जो अध्यक्ष थे वो थे नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था ब्रंटलैंड। तो इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की 1987 के अंदर, और उन्हीं के नाम पर इसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है, और इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर जो यूएनओ ने कब प्रकाशित की? 1987 के अंदर प्रकाशित की। और ब्रंटलैंड जो कि इस आयोग की अध्यक्ष थी, वो किस देश की प्रधानमंत्री रही थी? नॉर्वे की प्रधानमंत्री है वो रही थी। इन्होंने उस टाइम जो बताया था भी, अगर हम जिस तरीके से खनिजों का इनका दोहन करते जा रहे हैं, तो उन्होंने टाइम पीरियड बताया था, अगर हम नहीं चेते तो आने वाले 15-20 सालों के अंदर ये चीजें खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने दुनिया को चेताया था उस टाइम। और इन्होंने जो परिभाषा दी सतत पोषणीय विकास की,
उन्होंने कहा यह एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करती है कि भविष्य की पीढ़ियों को उसका नुकसान नहीं हो। भी हम यूज करें, ये नहीं है भी यूज नहीं करना, चीजों को आप यूज करें, लेकिन इस प्रकार से करें भी आने वाली पीढ़ियों के लिए बच जाए। ये सतत पोषणीय विकास की इन्होंने परिभाषा दी। इसी सतत पोषणीय विकास से जुड़ी हुई कुछ किताबें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। एक किताब 1968 के अंदर आई थी, इस रिपोर्ट से पहले ही, और उस किताब का नाम था द पॉपुलेशन बम। तो ध्यान रखिएगा, द पॉपुलेशन बम कब आई? 1968 में आई। और इस किताब के लेखक कौन थे? एहरलिच थे, एहरलिच थे। दूसरी एक किताब है द लिमिट्स टू ग्रोथ, द लिमिट्स टू ग्रोथ। इस किताब के लेखक हैं मिडोस। हालांकि मिडोस के साथ एक नाम पर ही बात करें, इसके अलावा भी इसके 2-3 साथी और थे। और ये किताब 1972 के अंदर आई थी। क्लब ऑफ रोम ने इस किताब को प्रकाशित किया था। तो इन दोनों किताबों को नाम भी आप ध्यान रखिएगा। द पॉपुलेशन बम किसकी है? एहरलिच की, 1968 में प्रकाशित हुई। द लिमिट्स टू ग्रोथ है मिडोस की, जो कि 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गई सतत पोषणीय विकास की। चलिए अब अपना मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। भी इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के प्रमुख उपाय बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में 4-4 नंबर के प्रश्नों में भी पूछा गया है। हम इसके अंदर लगभग 7 प्रकार के उपायों की बात है वो करेंगे भी, किस प्रकार से हम इसको बचाए रख सकते हैं भी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान नहीं हो। सबसे बड़ी बात, जल प्रबंधन की नीति की कठोरता से पालन होना चाहिए। याद कीजिए, इंदिरा गांधी नहर के 2 चरण रहे थे, 2 चरण। पहला चरण इस इलाके का था और दूसरा चरण इस इलाके का। तो ध्यान दीजिए, जल प्रबंधन, यहां पानी के इस्तेमाल को लेकर पॉलिसियां बनी हुई है। इस नहर परियोजना के पहले चरण के कमांड क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई, यानी फसलों को बचाने के लिए आप सिंचाई कर सकते हो। एक पानी दिया खेतों में, 2 दिया, 3 दिया, जितनी जरूरत है वो दे सकते हो, यानी फसलों को बचाने के लिए आप पानी दे सकते हो। जबकि दूसरे चरण में फसल उगाने के लिए और चारागाह विकास के लिए ही पानी मिलेगा। आप फसल उगा सकते हो, उसके लिए पानी मिल जाएगा। चारागाह के लिए यानी पशुओं को चराने की जो जगह है उसके लिए पानी मिल जाएगा। बहुत ज्यादा सिंचाई के लिए इस क्षेत्र में पानी नहीं मिलेगा। तो इसकी कठोरता से पालन होना चाहिए, वरना तो क्या होगा, अगर आप आगे बहुत ज्यादा पानी पहुंचा दोगे तो पीछे वाले भूखे मर जाएंगे, पीछे ज्यादा रोक लोगे तो आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए कई बार इसको लेकर भी किसान आंदोलन है वो गंगानगर, बीकानेर और इस इलाके में अक्सर होते रहते हैं पानी के बंटवारे को लेकर। दूसरा, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि थोक में भी पानी नहीं है, इसलिए कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। एक सुझाव भी रहता है कि किसानों को खट्टे फलों वाले जो खेती है, फसल है, उसकी खेती कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके में खट्टे फल है, किन्नू वगैरह अच्छे हो जाते हैं और उनको पानी की भी कम आवश्यकता होती है। और तीसरा है, बहते हुए जल की हानि को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए, क्योंकि खेतों में जब इन नहरों से छोटी छोटी नहरें, वितरिकाएं हैं, वो खेतों तक पहुंचती हैं। अगर ये, जिनको हम हमारी साइड में, हमारी भाषा में अगर शब्द बोलूं तो खाड़ा बोलते हैं, खाड़ा, ठीक है, यानी नाला हो गया हिंदी में बात करें तो। इस नाले को एक तो पक्का करना चाहिए, क्योंकि कच्चा होता है तो पानी का रिसाव होता है, तो पानी की कमी है वो हो जाती है। तो बहते हुए पानी की हानि को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। एक तो जमीन है वो समतल होनी चाहिए। आजकल किसान है वो अच्छी उपज लेने के लिए और पानी अच्छे से खेतों में लग जाए, इसके लिए जमीन का समतलीकरण है वो कर लेता है। और जो नाले हैं उनको पक्का किया जा रहा है। आज इलाके के अंदर, हमारे इलाके की बात करूं तो बहुत सारे खाले हैं, जो नाले हैं वो पक्के हो गए हैं। और इसके साथ में पानी की, क्योंकि कमांड एरिया है तो यहां पर पानी की बारी बंधी हुई है। जिस किसान की जितनी जमीन है उसके हिसाब से, मिनटों के हिसाब से पानी बंधा हुआ है, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसकी पालना होनी चाहिए।
और इसके साथ साथ वृक्षारोपण और चारागाह विकास को प्राथमिकता है वो देनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण है वो इस इलाके में करना चाहिए ताकि पशुओं के लिए चारा भी मिल जाए और जलवायु के लिए भी ठीक रहता है। इसके अलावा गरीब किसानों को कृषि कार्य के लिए वित्तीय और संस्थागत सहायता है वो मिलनी चाहिए। गरीब किसानों को गवर्नमेंट कुछ मुआवजा वगैरह दे, कुछ पैसे उनकी सहायता के लिए दे, और संस्थागत का मतलब होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक के माध्यम से उनको कम ब्याज पर ऋण है वो उपलब्ध करवाना चाहिए। उसके अलावा कृषि के अलावा अन्य सेक्टरों का भी विकास करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण हो। सिर्फ खेती के अलावा दूसरे उद्योग भी इस क्षेत्र में लगाए जाने चाहिए ताकि खेती पर भी कुछ लोड कम हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार है वो मिल सके, ताकि उनका विकास है वो हो सके। जलाक्रांतता और लवण से प्रभावित भूमि का पुनः सुधार किया जाना चाहिए। जो सेम की समस्या आ गई, जो मृदा लवणता की समस्या है, उसको दूर करने का उपाय भी करना चाहिए। और गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास करती भी रहती है, वो अलग बात है, अभी वो अच्छे से क्रियान्वित है वो नहीं हो पाते हैं। तो ये था 7 वो महत्वपूर्ण पॉइंट जिनकी सहायता से हम इंदिरा गांधी नहर जो कमांड क्षेत्र है उसके सतत पोषणीय विकास, यानी भविष्य के अंदर भी ये पानी है वो इस एरिया को मिलता रहे और पहले से कहीं ज्यादा मिलने की संभावना रहे, उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये था अपना सिंपल सा चैप्टर, को बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था। 4 प्रमुख योजनाएं और कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें थी। दोनों वीडियो क्लास के अंदर हमने उस चीजों को अच्छे से क्लियर है वो कर लिया है। तो अब बारी है आपके प्रश्न की। उससे पहले एक चीज और बता दूं, अब आपको जो क्लासेस हैं वो शाम को 7 बजे हैं वो मिला करेगी, क्योंकि अब स्कूल का जो टाइम है वो भी चेंज हो जाएगा। तो 7 बजे आपको क्लासेस हैं वो अवेलेबल रहेगी। और अब तो MCQ प्रैक्टिस सीरीज है वो भी बीच बीच में चला दिए गए हैं, तो अच्छे से अपना रिवीजन है वो भी आप करते रहिएगा। अब बारी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक कौन है, किसके दिमाग की उपज है, ये आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।